जय हिंद साथियों। आप सभी सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफ़ी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की। जैसे कि आपको मालूम है, हम मुगलिया सल्तनत की हिंदुस्तान आमद पर आपको लगातार स्टोरी सुना रहे हैं। आज बात करेंगे, पिछले एपिसोड में हमने आपको हिंदुस्तान में अकबर की हुकूमत के बारे में बताया था। आज बात करेंगे अकबर की वफ़ात के बाद उसके बेटे जहांगीर की हिंदुस्तान पर हुकूमत के बारे में। अकबर के बाद जहांगीर, सलीम की मुगलिया सल्तनत, जिसकी रगों में तैमूरी, चंगेज़ी और राजपूती खून दौड़ रहा था। जो बाबर और अकबर का वारिस हो, वो सिर्फ नाम का जहांगीर हो तो उसकी कीमत सल्तनत को चुकानी पड़ती है। हिंदुस्तान में अकबर के इंतकाल, मौत के बाद मातम 7 दिन तक चला। 8वें दिन यानी 24 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी को आगरा के दरबार में सलीम के नाम की नौबत बज उठी। उन्हीं दिनों के आसपास तुर्की में भी सलीम नाम का शासक था। सलीम नाम को लेकर पूरी दुनिया और तारीख, इतिहास में पशोपश न हो, इसलिए मुगल शहजादे सलीम ने खुद के जहांगीर होने का ऐलान करवा दिया। जहांगीर के मायने यानी दुनिया को फतेह करने वाला। तारीख में कुछ लोग जिक्र करते हैं कि सलीम को हिंदुस्तान के पीरों और फ़कीरों ने बताया था कि बादशाह अकबर की वफ़ात के बाद नूरुद्दीन नाम का शख्स सुल्तान बनेगा। इसलिए सलीम ने अपना नाम नूरुद्दीन जहांगीर रख लिया था। जो भी हो, सलीम के हिस्से में ऐसी कोई अहम जंग या कोई ऐसा अहम वाक़या तो दर्ज नहीं है जो उसके नाम की गवाही देता हो। हैरानी की ये बात है कि जिसकी रगों में तैमूरी, चंगेज़ी और राजपूती खून दौड़ रहा हो, जो बाबर और अकबर का वारिस हो, वो सिर्फ नाम का ही जहांगीर था। सलीम के पैदा होने का किस्सा मुगलिया दौर की तारीख, इतिहास में बड़े चाव से लिखा गया है। सलीम बादशाह अकबर और अमर के राजा भारमल की बेटी जोधा अकबर का बेटा था। कुछ वक्त पहले एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, जोधा अकबर। फिल्म में जोधा अकबर की बीवी, पत्नी बताने पर भी काफ़ी विवाद हमारे मुल्क में हुआ था। सोचने की बात यह है कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की रगों में राजपूती खून भी था। फिर राजपूतों को मुगलों के नाम से इतना परहेज क्यों है? उन्हें तो इस बात पर फख्र होना चाहिए कि उस दौर के भौगोलिक, सांस्कृतिक और सियासी, राजनीतिक हिंदुस्तान में राजपूत और मुगल दोनों ही बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। हिंदुस्तान के गौरवशाली मुगल काल पर उनका भी आधा अधिकार था। जब रानी जोधा गर्भवती हुई तो अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के यहाँ ज़ियारत के लिए भेजा। अकबर की ख्वाहिश थी कि तैमूर वंश का वारिस चिश्ती के साए में ही दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख बताती है कि शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को 3 बेटे होने का वरदान दिया था। इस पर अकबर ने कहा कि वह पहला बेटा शेख की सरपरस्ती में देंगे। लिहाजा जहांगीर के शुरुआती नाम शेखू और सलीम के चिश्ती ही नामों पर रखे गए थे। जहांगीर जिस मुगलिया तख्त पर बैठा, वो बाबर, हुमायूं और अकबर की जिंदगी भर की बड़ी बड़ी जंगों का नतीजा था। मेवाड़ और दक्षिण के कुछ इलाकों के अलावा अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को एक माला में पिरो दिया था। जहांगीर ने मेवाड़ को इसमें मिलाया और तारीख बताती है कि उसके पीछे भी शाहजहां की हिकमत थी। तारीख से पता चलता है कि जहांगीर ने ना तो सल्तनत को लेकर उतना गंभीर था और ना ही उसमें उसे कोई खास दिलचस्पी हासिल थी। तारीख बताती है कि जहांगीर और शाहजहां अकबर के जैसे हुक्मरान नहीं थे, पर ये दोनों इसलिए हुकूमत कर पाए क्योंकि उन्होंने अकबर के बनाए गए निज़ाम और सामाजिक ढांचे को बरकरार रखा। अकबर ने
इस ढांचे को इतनी खूबी से खड़ा किया था कि उसके जाने के 100 साल बाद तक हिंदुस्तान को कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। अब सवाल उठता है कि फिर जहांगीर को तारीख नवीस इतिहासकार महान मुगलों की फहरिस्त में क्यों रखते हैं? शायद इसलिए कि वह कला का पारखी था जो उसके काल में ऊंचे स्तर पर पहुंची थी। शायद इसलिए भी कि तारीख नवीस उसे सबसे मिलनसार मुगल बादशाह मानते हैं। जहांगीर मुतअज्जिज जिज्ञासु किस्म का शहंशाह था। उसे पक्षियों, जानवरों और विज्ञान से बेहद लगाव था और इसका जिक्र जहांगीरनामा में भी मिलता है। उसके शासनकाल में लिखी गई ये किताब उसके जीवन की आम से आम घटनाओं का भी दिन ब दिन का किस्सा बयान करती है। तारीख नवीस लिखते हैं कि जहांगीर को क्रूरता देखने में बहुत आनंद मिलता था। अपराधियों को हाथियों से कुचलवाना उसका पसंदीदा शौक था। एक बार किसी मुलाजिम के हाथों से चीनी मिट्टी का कप टूट गया। जहांगीर ने उसे चीन जाकर नया लाने का हुक्म सुना दिया। इससे ये जाहिर होता है कि जहांगीर का मिजाज किस तरह का था। हालांकि तारीख नवीस ये भी लिखते हैं कि मुगलों की क्रूरता अन्य मुसलमान शासकों या यूरोप के राजाओं से बहुत कम थी। जहांगीर की हुकूमत के शुरुआती 17 साल बहुत सुकून से गुजरे, लेकिन उसके बागी बेटे खुसरो ने जरूर उसे कुछ दिक्कतों से दो चार कराया, लेकिन जहांगीर ने उसकी बगावत को हर बार कुचल दिया। आखिरी बार तो उसने खुसरो को लगभग अंधा ही कर दिया था और इसी दौरान मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहां उसकी जिंदगी में आई। नूरजहां और जहांगीर की मुलाकात का भी दिलचस्प किस्सा है। इसमें कई हिस्से हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहांगीर ने एक बार उसको कहीं देख लिया और अपना दिल दे बैठा। एक तरफा इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार उसने उसके शौहर को मरवा दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ तारीख नवीस लिखते हैं कि अकबर के कहने पर अबुल फजल ने नूरजहां के वालिद गयास बेग से उसका निकाह लाहौर जाकर किसी और से करने को कहा। इराक का अली कुरली बेग इस्तजुल उसका शौहर हुआ। जब जहांगीर शहंशाह बना तो उसने अली कुली बेग को बंगाल भेज दिया, जहां किसी जंग में मारा गया। इसके बाद नूरजहां आगरा चली आई और सन 1611 ईस्वी को ईरानियों के उत्सव नौरोज में उसकी जहांगीर से मुलाकात हुई। सन 1616 ईस्वी में हिंदुस्तान आए ब्रिटिश अफसर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल को 3 साल तक बहुत नज़दीकी से देखा। थॉमस रो ने बड़ी ईमानदारी से उसका बयान भी किया है। नूरजहां उस दौर की सबसे ताकतवर शख्सियतों में शुमार थी। नूरजहां का यूं तो ताकतवर हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो बहुत बेहद खूबसूरत थी और होशियार भी। सन 1620 ईस्वी के आसपास जहांगीर शराब और अफीम की लत के चलते दमे का रोगी हो गया था। इस दौरान नूरजहां ने सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अपने नाम के सिक्के गड़वाए और कामकाज के भी अहम फैसले वो खुद लेने लगी। अब उसका परिवार भी जहांगीर के सबसे नज़दीकी लोगों में शामिल हो गया था। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी टीम का हौसला बढ़ता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।